मैं आकाश ओझा आप सभी का एमपी ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज का आपका 7वां क्लास जीके और करंट अफेयर की स्टार्ट हो गई है, नोटिफिकेशन का इंतजार न मत करिए, आप सभी जल्दी से लाइव आ जाइए। एक बार कमेंट करके आप बता दीजिए कि आवाज आप तक पहुंच पा रही है, वीडियो हमारा सही आपको दिख रहा है। तब हम आगे की आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि आज की आपके पास हमारी आवाज पहुंच रही है, वीडियो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं। जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए, अपने दोस्त मित्र या सभी को शेयर कर दीजिए, बताइए इस क्लास के बारे में। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं ज्यादा आपकी क्लास बेस्ट है। थैंक यू गुज्जर सिंह, गुड मॉर्निंग। सनम जी गुड मॉर्निंग। पूजा जी संडे को क्लास नहीं चली थी क्या सर? नहीं, संडे को क्लास नहीं चली थी। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। चले आज ज्यादा समय न लेते हैं। पहला आज का प्रश्न हमारा ये रहा कि गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान किसने शुरू किया? बताइए। गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान किसने शुरू किया? हु स्टार्टेड द गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश कैंपेन? पहला ऑप्शन है राजेंद्र वर्मन, दूसरा सुरेंद्र त्रिवेदी, तीसरा शिवराज सिंह चौहान, चौथा भूपेंद्र सिंह। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। जल्दी से आप बताइए इस प्रश्न का आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइए। सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार आप सभी लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने फेसबुक ग्रुप, इंस्टा ग्रुप में। ठीक है, थोड़ी सी संख्या बढ़ाइए आप लोग, हम लाइव हो चुके हैं। चलिए ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान किसने शुरू किया? हु स्टार्टेड द गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश कैंपेन? राजेंद्र वर्मन, सुरेंद्र त्रिवेदी, शिवराज सिंह चौहान या भूपेंद्र सिंह? इस प्रश्न का उत्तर आप बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। चलिए देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आपका डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब ये भूपेंद्र सिंह जी की बात आई है, तो भूपेंद्र सिंह जी जो मध्य प्रदेश के शहरी विकास एवं आवास मंत्री हैं। भूपेंद्र सिंह क्या है? जिन्होंने इस अभियान की शुरुआत की, शहरी विकास एवं आवास मंत्री हैं। दूसरा पॉइंट बनता है ये कि यह मध्य प्रदेश के कहां? मध्य प्रदेश के सागर जिला, एक जिला है मध्य प्रदेश का, कौन सा? सागर। मध्य प्रदेश के सागर जिला से इस अभियान का क्या शुरुआत हुआ? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य, इस अभियान का उद्देश्य है कि बाजारों में प्लास्टिक थैलियों पर बैन, इसके साथ ही प्रदूषण मुक्त नगर। नोट करते चलिए, गंदगी भारत छोड़ो अभियान किसने शुरू किया? वो भूपेंद्र सिंह ने। और जो हमारे भूपेंद्र सिंह जी हैं वो मध्य प्रदेश के शहरी विकास एवं आवास मंत्री हैं। दूसरा पॉइंट आपका बनता है कि यह जो अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के सागर जिला से शुरुआत किया गया। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? बाजारों में जो प्लास्टिक थैलियां बिकती हैं उस पर बैन लगाना, उसके साथ ही जो है प्रदूषण को मुक्त करना। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। आज का हमारा अगला प्रश्न रहा ये, दूसरा आज का प्रश्न हमारा रहा ये कि हाल ही में मध्य प्रदेश में पीएम किसान की तर्ज पर कौन सी योजना शुभारंभ हुआ? बताइए क्या हो जाएगा इसका। स्वच्छता करो देश बचाओ अभियान, जल बचाओ जीवन पाओ,
बेटी शिक्षा बेटी दीक्षा या मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके आप बताइए सर, जल्दी से कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। आप एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, सभी लोग एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने फेसबुक ग्रुप, इंस्टा ग्रुप, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, सभी लोग इस क्लास के बारे में एक बार सभी अपने मित्र यार सभी को बताएं। ठीक है, एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को। इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग। इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? कहते हैं ना कि टुडे इज बेटर चांस फॉर अनदर डे, यानी कि वर्तमान समय जो आपका है वो आपका एक मौके के रूप में है किसी अन्य दिन के अपेक्षा। टुडे इज अनदर चांस फॉर बेटर डे। वर्तमान आप सही करिए, फ्यूचर आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल ऑटोमेटिकली वर्तमान आप सही करेंगे, फ्यूचर आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर बताइए कि क्या हो जाएगा? रिसेंटली विच स्कीम वाज लॉन्च ऑन द लाइंस ऑफ पीएम फार्मर इन मध्य प्रदेश? रिसेंटली विच स्कीम वाज लॉन्च ऑन द लाइंस ऑफ पीएम फार्मर इन मध्य प्रदेश? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए, ए बी सी या डी, बताइए। स्वच्छता करो देश बचाओ अभियान, जल बचाओ जीवन पाओ, बेटी शिक्षा बेटी दीक्षा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? मैं कमेंट आपका देख रहा हूं, बताइए इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए मैं ही बता देता हूं, ठीक है। ये आपका डी बिल्कुल सही उत्तर हो गया, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। अब ये देखिए इससे संबंधित कैसे पॉइंट बन रहे हैं जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के कौन मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन? शिवराज सिंह चौहान जी ने इसकी शुरुआत की। जब यह शुरू हुआ था तो सभी किसान भाइयों के खाते में सर्वप्रथम 2000 रुपए दिए गए थे। बाद में किसानों की आर्थिक स्थिति और मजबूत करने के लिए सभी किसान के खातों में 10,000 रुपए सभी के खातों में भेजे गए। उसके बाद अगला पॉइंट है, यह जो योजना है वह केवल और केवल कहां? मध्य प्रदेश के किसान भाइयों के लिए है। यह योजना कब है, किसके लिए है? मध्य प्रदेश के किसान भाइयों के लिए है। देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी शुरुआत की। और जब सबसे पहले ये योजना चालू हुआ था तो 2000 रुपए सबके किसान भाइयों के खाते में डाले गए थे। उसके बाद किसानों की आर्थिक स्थिति और बेहतर बनाने के लिए इसमें पैसे में वृद्धि की गई। वो कितना हो गया? 10,000 रुपए हो गया। इसके बाद आपका चौथा पॉइंट बनता है कि यह योजना किन लोगों के लिए है, तो वह बता दें कि जो मध्य प्रदेश में निवासी किसान भाई लोग हैं उनके लिए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न रहा ये, एनसीआरबी अपराध रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में आत्महत्या करने वालों की संख्या कितनी है? यह रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है कि अकॉर्डिंग टू द एनसीआरबी रिपोर्ट व्हाट इज द नंबर ऑफ सुसाइड इन मध्य प्रदेश? 13,443, 15,363, 12,457 या 10,113? बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करके आप सभी लोग बताइए। संख्या को बढ़ाइए थोड़ा सा। क्लास में जब संख्या बढ़ी रहती है तो खुद ब खुद मजा आता है पढ़ने और पढ़ाने में भी। संख्या नहीं रहती है तो फिर ये होता है कि जल्दी जल्दी बचाओ लो, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे कभी भी। आप लोग आइए या ना आइए, क्योंकि हमारे लिए आप लोग बाद में भी वीडियो देखेंगे। आप सफल हो जाएं पेपर में, परीक्षा में आप पास हो जाएं, हमारे लिए यही बहुत है।
हमारे लिए जो मेन काम है, जो मुख्य हमारा उद्देश्य है, आप सभी लोगों तक परीक्षाओं, जो भी आपके मध्य प्रदेश से संबंधित परीक्षा है, आप उसमें सफल हो। सफल होने के बाद आप हमसे मिलने आए, हमको बताएं कि सर मैंने आपकी क्लास को देखा था। जरूरी नहीं है कि ठीक है, मेरी जो उद्देश्य है, मेरा जो इच्छा है, वो आप लोग केवल और केवल इस बात को समझिए, आपको सफल बनाना, आप सफल हो, यू फाइंड सक्सेस, आप लोग सफल हो, आप सभी लोग सफल हो, यही मेरा मेन उद्देश्य है। ठीक है, फिर भी थोड़ी सी संख्या में वृद्धि हुई रहती है, तो थोड़ा सा और उमंग और क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा हमारे अंदर उत्पन्न होती है। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग थोड़ी सी संख्या बढ़ाइए, कमेंट करते चलिए। जैसे प्रश्न अब आया, कमेंट करते रहिए कि हाँ इस प्रश्न का ए, बी, सी या डी हो, गलत हो या सही, उत्तर जरूर देने का प्रयास करिए। चलिए बताइए, इस प्रश्न का मैं कमेंट देख रहा हूं आप सभी लोगों का, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। बताइए जल्दी से, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर आपका 12,457 हो जाएगा। ठीक है, एनसीआरबी रिपोर्ट क्या है? एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, यानी जो साल भर में कितनी सड़क दुर्घटनाएं, कितने लापता बच्चे हुए, कितने लोगों ने आत्महत्या की, कितने किसान भाइयों ने आत्महत्या की, इसकी जो रिपोर्ट है वो किसमें तैयार की जाती है। इसके तहत अभी देखिए 12,457 लोग कौन, मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश की बात है, हो रही है। मध्य प्रदेश में कौन आत्महत्या करने वालों की संख्या कितनी है? 12,457। इसमें किसान लोग जो है वो, इसमें किसान 5.6% लोग हैं, और जो आपके क्या नाम से, जो सड़क दुर्घटना में जो लोग हैं, सड़क दुर्घटना से जिनकी मृत्यु हुई, उनका कितना प्रतिशत है? सड़क दुर्घटना से 7.7%। ठीक है, लापता बच्चों की संख्या लगभग 10,000, लगभग 10,000, लगभग में है ये। ठीक है, लगभग 10,000। ये रिपोर्ट जो है आई है किसके? एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में आत्महत्या करने वालों की संख्या 12,457, और उसमें जो कृषि यानी किसान से संबंधित हैं वो कितने? 5.6% हैं, और सड़क दुर्घटना जो हमारा एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट्स है, उससे कितने हैं? 7.7%, और जो आपके लापता बच्चों की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी? 10,000 के लगभग। ठीक है, चलिए आज के अगले प्रश्न पर, चौथा प्रश्न हमारा रहा ये कि मध्य प्रदेश में नई डीआरडीओ अनुसंधान प्रयोगशाला खोला जा रहा है, यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए, एक नई डीआरडीओ की संस्था खुली जा रही है, यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट क्या, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। पहला ऑप्शन है मुरैना, दूसरा रायगढ़, तीसरा उज्जैन या चौथा अमरकंटक। इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या हो जाएगा, बताइए। न्यू डीआरडीओ रिसर्च लेबोरेटरी इज बीइंग ओपन्ड इन मध्य प्रदेश, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? बताइए, मध्य प्रदेश के किस जिले में डीआरडीओ की एक नई संस्था खोली जा रही है? बताइए जल्दी से, कमेंट करके बताइए। चलिए देखिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा मुरैना। मुरैना जिले, मध्य प्रदेश का एक जिला है मुरैना, जिसे मयूर वन, पहले मयूर वन के नाम से जाना जाता था, और यह ये जो मुरैना जिला है मध्य प्रदेश का, इसी में एक गांव आता है, कौन सा? साटा। ये साटा गांव क्यों फेमस था? क्योंकि यहाँ पे मोर बहुत ज्यादा पाए जाते थे, और इसी के आधार पर ये इस जो ये गांव का नाम रखा गया था मयूर वन, लेकिन अब इसे मुरैना के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है हमारी किसी डीआरडीओ की। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होता है? डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस
रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होगा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी गठन की बात करें दोस्त 1958 में गठन हुआ था, और इसकी जो हेडक्वार्टर की बात करें तो ये आपका कहाँ? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में इसकी हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में जो इसके चेयरमैन है वो कौन है? जी सतीश रेड्डी। ठीक है, चीजों को नोट कर लीजिए। फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली में। और जो इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? वो जी सतीश रेड्डी है। यह एक नई डीआरडीओ की संस्था है जो मध्य प्रदेश की मुरैना जिले में खोली जा रही है। मुरैना जिला पहले मयूर वन के नाम से जाना जाता था। मयूर वन क्यों था? क्योंकि एक मुरैना जिले में एक ही गांव था, कौन सा? साटा जिले। वहां पे मोर बहुत ज्यादा पाए जाते थे। उसके आधार पर यह मुरैना नाम, पहले इसको मयूर वन के नाम से जाना जाता था, लेकिन मध्य प्रदेश का अब जिला यह मुरैना के नाम से जाना जाता है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना 1958 में हुई। इसकी स्थापना कब? 1958 में। और इसकी मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और जो इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। और जो इसके वर्तमान में चेयरमैन है कौन? जी सतीश रेड्डी। इतना आपसे डीआरडीओ से संबंधित एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, और यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट या वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आप चीजों को नोट कर लीजिए और इस प्रश्न को अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिए। इससे संबंधित प्रश्न कई बार, कभी इसका फुल फॉर्म, कभी इसकी स्थापना, कभी इसके हेडक्वार्टर, कभी इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और आपके जो ये नई अभी खोली जा रही है कहाँ पे? मयूरवन में, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। कमेंट करिए जल्दी से, आपको बात समझ में आई कि नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आज का प्रश्न हमारा पांचवा रहा। ये पांचवा हमारा प्रश्न ये है कि 26 सितंबर 2020 को दिव्यांग केंद्र का शिलान्यास कहां पर किया गया? कहां पर किया गया? वेयर वॉज द दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर ऑन 26 सितंबर 2020? वेयर वॉज द दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर ऑन 26 सितंबर 2020? इस प्रश्न का उत्तर आप क्या हो जाएगा? उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल या सोनभद्र? बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। यह जो दिव्यांग खेल केंद्र है अभी तक नहीं था, लेकिन यह कहाँ खोला गया है? अभी पहला जो दिव्यांग खेल केंद्र है, तो यह कहां पर खोला गया है? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग बताइए। चलिए ज्यादा मैं नहीं लूंगा, मैं बता दे रहा हूं। इस प्रश्न का उत्तर आपका है ग्वालियर। ग्वालियर यह मध्य प्रदेश का एक मध्य प्रदेश का एक जिला है। मध्य प्रदेश का एक एक ये जिला है ग्वालियर। ठीक है, यहां पर ही यह दिव्यांग दिव्यांग खेल केंद्र खोला जा रहा है। इसकी सबसे मुख्य बात है जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए लगभग सभी खेल, सभी खेल खेले जाएंगे इसमें। सभी खेल खेलने का इनको मौका मिलेगा। इनके लिए स्विमिंग पूल, रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था इत्यादि, खाने पीने की व्यवस्था, ये सारी चीजें इनको प्रोवाइड कराई जाएगी। ये सरकार की तरफ से पहला दिव्यांग खेल केंद्र खोला गया, जो कहां पे है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में। ठीक है, चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा रहा ये, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी? बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा।
कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी? हु गेव द फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द हड़प्पा सिविलाइजेशन? हु गिव द फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द हड़प्पा सिविलाइजेशन? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पहला आपका रामदास हरियर ने, दूसरा राखलदास बनर्जी ने, तीसरा आपका दयाराम साहनी ने, चौथा आपका चार्ल्स मेसन ने। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग नोटिफिकेशन का वेट न किया करिए, मैं कई बार बोलता हूं, आप लोग नोटिफिकेशन का वेट मत किया करिए। क्लास आपके समय से स्टार्ट हो जाती है, आप लोग बिना यूट्यूब नोटिफिकेशन के आ जाया करिए, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर आपका चार्ल्स मेसन। देखिए यहाँ पे अंतर बात अलग है। अभी हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जो जानकारी दी किसने दी? चार्ल्स मेसन ने। और कब दी थी ये? 1826 में, 1826 में। लेकिन एक और बात बनती है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सबसे पहले किसने करवाई? तो आप दयाराम साहनी। कौन? दयाराम साहनी। ये कब हुआ था? 1921 में, ठीक है। ये 1921 में हुआ था। हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो कैसी थी? वो कांस्य युगीन थी। कैसी थी? वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर हड़प्पा है, हड़प्पा सभ्यता, ये किस नदी के किनारे बसा था? यह रावी नदी के किनारे बसा था, ठीक है। समझ आई? सबसे पहले जानकारी किसने दी? चार्ल्स मेसन ने। कब? 1826 में। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता जो खुदाई हुई किनके? हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई की गई वो किसके संदर्भ में? 1981 दयाराम साहनी के संदर्भ में। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की जो सभ्यता कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? वो कांस्य युगीन थी। जो हड़प्पा जो सभ्यता है वो किस नदी किनारे बसा था? वो रावी नदी के किनारे बसा था। इतना हड़प्पा सभ्यता से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, मैंने आपको बता दिया। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा रहा ये, भारत की सबसे बड़ी जनजाति का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया लार्जेस्ट ट्राइब? पहला भील, दुर्वा, गोंड या इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया लार्जेस्ट ट्राइब? भारत की सबसे बड़ी जनजाति का नाम क्या है? पहला ऑप्शन ए है, दूसरा दुर्वा, तीसरा गोंड, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर करके आप कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा? बताइए एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। आप लोगों की संख्या न मात्र के बराबर हमको यहां दिख रही है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपका आंसर इसका हो जाएगा क्या? भील। अब देखिए 2000 सबसे, इसके पहले 2000, चलिए मैं शुरू से बता रहा हूं। 2011 जनगणना के अनुसार 2011 जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील। लेकिन इसके पहले कौन जनजाति थी? गोंड। लेकिन 2000 अब नया 2011 जनगणना के अनुसार भील जनजाति है। और भील जनजातियों की संख्या लगभग 1 करोड़ 69 लाख। 1 करोड़ कितना? 69 लाख। जिसमें पुरुषों की संख्या कितनी है? 86 लाख। महिलाओं की संख्या कितनी? 84 लाख। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति का नाम क्या है? भील। लेकिन उसके पहले कौन सा था? गोंड। 2011 जनगणना में भील थी। अब इसमें जो कुल जनजातियों की संख्या कितनी है? 1 करोड़ 69 लाख, जिसमें पुरुषों की संख्या 86 लाख और महिलाओं की संख्या कितनी? 84 लाख। आपको बात समझ आई? इतना चीजें नोट कर लीजिए आपको, ठीक है। एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा प्रश्न ये रहा 8वां। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? जिस विषय में मनुष्य की सौंदर्यों का अध्ययन, खूबसूरती, ये सब चीजों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ ब्यूटी ऑफ मैन कॉल्ड? व्हाट इज द स्टडी ऑफ ब्यूटी ऑफ मैन कॉल्ड? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपका डर्मेटोलॉजी, दूसरा केलोलॉजी, तीसरा एंथ्रोपोलॉजी, चौथा आपका कार्डियोलॉजी। जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। इस प्रश्न का उत्तर
करके बताइए क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा केलोलॉजी। जो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है वो किसमें, केलोलॉजी में किया जाता है। बात आती है कि डर्मेटोलॉजी में क्या की जाती है। डर्मेटोलॉजी में मानव त्वचा का अध्ययन किसमें किया जाता है, डर्मेटोलॉजी। यानी जो मानव त्वचा विशेषज्ञ होता है उसे क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। केलोलॉजी मैंने बता दिया सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में क्या, मानव जाति विज्ञान का अध्ययन किसमें, एंथ्रोपोलॉजी में। कार्डियोलॉजी जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ, ठीक है। कार्डियोलॉजी में हृदय रोग विशेषज्ञ, एंथ्रोपोलॉजी में मानव जाति विज्ञान का अध्ययन, केलोलॉजी में सौंदर्य का, किसका, सौंदर्य का अध्ययन, मानव सौंदर्य, और डर्मेटोलॉजी में मानव त्वचा के विषय में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बढ़े आगे दोस्त, बढ़े। चलिए कोई बात नहीं, क्लास को आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, संख्या को बढ़ाने की कोशिश करिए। हमारा प्रयास आप तक ये है कि आपको चीजें हमारी पहुंच पाए, आप परीक्षा में आपको चीजें हूबहू मिल जाए, यही हमारा प्रयास रहता है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, अगला प्रश्न हमारा ये रहा कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ फ्लैग कमेटी। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, हु वाज द चेयरमैन ऑफ फ्लैग कमेटी, जेबी कृपलानी, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा भीमराव अम्बेडकर, चौथा वीएन राव। इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताइए। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। आज आपके लाइव होने की संख्या बहुत ही कम है, न मात्र के एकदम बराबर है। आप लोग सोकर अभी उठे नहीं हैं या आपको जानकारी नहीं पहुंच पा रही है, क्या चीजें हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा मैं ही बता देता हूं। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो आपके जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी। जो और देखिए झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, जो संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में झंडा समिति का एक समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी। में भीमराव अम्बेडकर की बात किया जाए तो ये कानून मंत्री थे, कानून मंत्री थे उस समय। कौन थे, कानून मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कल बताया था, आप डिटेल में वीडियो देख लीजिए। वीएन राव जो है वो संवैधानिक सलाहकार, जो संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार थे। जेबी कृपलानी कौन थे, झंडा समिति के अध्यक्ष। भीमराव अम्बेडकर थे कानून मंत्री, वीएन राव संवैधानिक सलाहकार, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप एक बार वीडियो को पीछे वाली वीडियो में आप जरूर देख लीजिए, मैं नहीं बता रहा हूं, ताकि आप वीडियो को देखिए, जाकर के वीडियो को देखिए। हमारा प्रयास यह है कि थोड़ा सा आप संख्या बढ़ाइए, लाइव होने की संख्या बढ़ाइए। लाइव जब आप लोग ज्यादा संख्या रहती है ना तो पढ़ने पढ़ाने दोनों में मजा आता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, बताइए। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट अ मिक्स्ड इकोनॉमी। पहला चीन, दूसरा इटली, तीसरा रूस, चौथा फ्रांस। मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाने वाला भारत का पहला देश कौन सा है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके इसका बताइए। ए, बी, सी या डी। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मैं आपको बताऊंगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था होती क्या है। सबसे पहले जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला कौन सा विश्व का पहला कौन सा देश है, इस प्रश्न का कमेंट करके बताइए। इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा बिल्कुल फ्रांस। फ्रांस जो था ये आपका विश्व का पहला देश ऐसा था जो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था को और अपनाने वाला कौन, अमेरिका है। फ्रांस आप फ्रांस तो है ही, इसके बाद कौन है, भारत, हमारा भारत है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है क्या, अर्थव्यवस्था है क्या, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पे निजी यानी प्राइवेट
प्राइवेट सेक्टर प्लस पब्लिक सेक्टर, दोनों लोग कार्य करें, उन्हें अपनी मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, सरकारी कंपनियां होती है, दोनों का काम होता है उस देश में, ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले 1948 में हुई थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत 1948 में हुई थी। और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो कहां कहां चलता है, वो अमेरिका, फ्रांस, भारत में, यह इस मिश्रित अर्थव्यवस्था के उदाहरण है। आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है एमपी ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, जिसपे आपकी क्लास की नोटिफिकेशन, पीडीएफ वगैरह उस पर प्रोवाइड किया जाता है। और आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप यूट्यूब पर लिखें एमपी ऑनलाइन एजुकेशन, टेलीग्राम पर लिखें एमपी ऑनलाइन एजुकेशन। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे सारी नोटिफिकेशन आपकी क्लास के बारे में, जो भी न्यूज समाचार होती है, जो भी चीजें होती है वहां पे बताई जाती हैं। क्लास आपका चलेगा कि नहीं चलेगा, या जो क्लास की जो शेड्यूल होती है वो क्लास उसी पे सेंड की जाती है। जल्दी से जल्दी आप लोग संख्या बढ़ाने का प्रयास करिए, थोड़ा सा प्यार दुलार बरसाइए, ज्यादा संख्या बढ़ाइए। आज की क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में कल सुबह 7 बजे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जय एमपी, जय मध्य प्रदेश।